तो नया चैप्टर शुरू करते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले तो एक डिस्क्लेमर सुन लो। ये चैप्टर कंपैरेटिवली केमिकल इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में टफ़ है। ये इसीलिए टफ़ नहीं है कि इसमें कुछ नए कंसेप्ट लगते हैं, कंसेप्ट पुराने ही लगेंगे, बट बात ऐसी होती है कि इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं। बहुत सारे डेरिवेशंस की वजह से हमको ऐसा लगता है कि हर नए क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट लग रहा है, बराबर। बट होता ऐसा है कि अगर आप उन डेरिवेशंस की जड़ में घुस जाओ और आपको ये पता हो कि वो डेरिवेशन कहाँ से आया है, कैसे आया है, और अगर उस डेरिवेशन में ही कोई चेंज कर दिया जाए उसकी रूट में, तो उसके फिर फ्रूट में क्या अंतर आएगा, तो आप आसानी से ये काम निकाल लोगे। लेकिन अगर ये वाला एटीट्यूड है कि फॉर्मूला रटो, वैल्यू पुट करो, तो फिर ये उस प्रकार का चैप्टर नहीं है। तो फिलहाल हमारी 2 या 3 दिन की जो क्लासें हैं वो पूरी तरीके से आप लोगों की वर्बल, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं मौखिक होने वाली है। कोई उसमें डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कल से शुरू होगा थोड़ा बहुत, बट आज जो हम लोग सीखेंगे वो बहुत ही एक छोटा सा पार्ट सीखेंगे। छोटा सा पार्ट वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको आज एक टॉपिक सीखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आज आपको सीखना है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ क्या, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी हुई है बचपन में हमारे। तो बिल्कुल, आप जब छोटे स्टैंडर्ड में थे तो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये वाली चीज़ें अच्छे से पढ़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बट हम लोगों को आज शुरुआत यहीं से करनी है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और कल हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो पहले आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरू करने से पहले एक बात अपने छोटे से ब्रेन में आप डालिए, वो ये कि जो आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो रूल्स लगेंगे, है ना, वो रूल्स आप लोगों के कोई अलग रूल्स नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम से। ठीक है, कोई अलग रूल्स नहीं है। बात ऐसी है कि जो चीज़ आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे कि रेट कांस्टेंट, सॉरी रॉट कैरी रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा। बस यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह थोड़ा हम उसको नाम बदल दिया करेंगे उसका, है ना। वहाँ पे आपने DOD पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पे रहेगा DOI, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, बराबर। अच्छा, उसके अलावा आपने जो पढ़े थे कि रिएक्शन का जो K रहता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बाकी फैक्टर्स में डिपेंड नहीं करता, राइट। LCP किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ऑल एंड ऑल वो सारी चीज़ें यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी होंगी। तो फिलहाल अभी हम लोगों को आयोनिक इक्विलिब्रियम में वो सारे रूल्स यूज़ करने हैं। जैसे जैसे समय आता जाएगा यूज़ करते जाओगे, लेकिन अभी का टॉपिक हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये हम जानते हैं। तो जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जिस टॉपिक पे बात करनी है वो बेसिकली कंडक्टर्स है, कि हम कंडक्टर्स के बारे में क्या सोचते हैं, बराबर। कंडक्टर्स के बारे में हमारी क्या मतलब राय है। तो कंडक्टर्स के बारे में दिमाग में आते बराबर तुम्हें ख्याल आता है कॉपर वायर का, है ना, एल्यूमिनियम वायर का, सिल्वर का, मतलब बेसिकली यू थिंक अबाउट मेटल्स। आपके दिमाग की जो घंटी चलती है वो ये चलती है मेटल्स। तो सही बात है यार, कंडक्टर्स वही होते हैं। हमारे घरों की जो वायर्स हैं उनमें कंडक्टर्स, आपकी वायर वगैरह ही तो होती हैं। तो ये हो गए आपके कंडक्टर्स। बट लेकिन अब जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है कि जो आलू होता है, आलू के अंदर पिन्स लगाते हैं, पिन से सर्किट कंप्लीट करते हैं। आलू की जगह और भी कुछ लिया जा सकता है, ठीक है, डिपेंड कि उसके अंदर आयंस है कि नहीं है। तो सर्किट कंप्लीट करते हैं तो छोटा सा बल्ब जल जाता है, ये इंडिकेट करता है कि आलू के अंदर कुछ आपके आयंस हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब आलू तो मेटल नहीं है, फिर आलू के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो रही है, ठीक है। फॉर एक और है, जो बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी कोई मेटल तो है नहीं, बट उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो बात ऐसी होती है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले कंडक्टर की बातचीत होती है,
सो कंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, बराबर। आप कंडक्टर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे? 2 पार्ट्स में आप क्लासिफाई करते हैं। पहला आप इस बात पे क्लासिफाई करते हैं कि आपके पास जो कंडक्टर है वो आपका मेटालिक कंडक्टर है, बराबर, और दूसरा जो आपके पास कंडक्टर है वो कहीं आपका एक्वस कंडक्टर तो नहीं है, ठीक है। एक आपका मेटालिक कंडक्टर, जिन मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का जो मेन रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो रीजन होता है आप लोगों का फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है वो रीजन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड वगैरह में। अच्छा, और एक्वस क्या होता है? एक्वस जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेटलर्जी में 10th स्टैंडर्ड में, या फिर एसिड बेस केमिस्ट्री में, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, राइट, कि इनके अंदर हम आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो वेन एवर यू टॉक अबाउट कंडक्टर्स, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए आपके कि कंडक्टर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू 2 टाइप्स, कि whether that conductor is conducting electricity due to free electrons or due to ions. If it is conducting electricity due to free electrons, then it is termed as metallic और आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आयंस की वजह से कंडक्ट कर रहा है, देन इट इज नोन एज आपका एक्वस कंडक्टर, और इट इज नोन एज आयोनिक कंडक्टर, और जो हमारा टॉपिक है इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी कि अगर किसी ने तुमसे पूछा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो तुम उसको बहुत ही प्यार भरी भाषा में डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट उस एक्वस कंडक्टर को कहेंगे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आयंस की वजह से क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। बाकी और भी फैंसी डेफिनेशंस हो सकती हैं, जस्ट लाइक वो 3 इडियट्स मूवी में थी कि मशीन को एक इंसान डिफाइन कर रहा है और दूसरा मशीन को कह रहा है विच रिड्यूसेस आवर पेन और वर्क। तो वैसी है। तो अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करने जा रहे हो तो तुम सीधा सीधा बोल सकते हो कि कंडक्टर है, ठीक है, एक्वस कंडक्टर है, आयोनिक कंडक्टर है, वॉटेवर, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू बिकॉज ऑफ आयंस। खत्म हो गई हमारी बातचीत, है ना। यहाँ पे आपके आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं, अनायंस होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, अब मैं कहीं पर भी तुम्हें मेटालिक कंडक्टर नहीं पढ़ाने वाली हूँ। हम लोगों की पूरी बातचीत आज की क्लास की इलेक्ट्रोलाइट्स के अराउंड रिवॉल्व होगी। तो अब ये जो आपके पास कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेटालिक कंडक्टर। बट इन सारे मेटालिक कंडक्टर्स में हम टॉप किसको करते हैं? हम किसको ज्यादा इज्जत देते हैं? हम ज्यादा इज्जत देते हैं कॉपर को। आपका जो कॉपर होता है ना, ये ज्यादा अच्छा मेटालिक कंडक्टर होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। क्यों? कंडक्टर नहीं है क्या एल्यूमिनियम? कंडक्टर तो है, बट वी आर डूइंग अ कंपैरेटिव स्टडी। इस कंपैरेटिव स्टडी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपका जो एल्यूमिनियम है वो भी एक कंडक्टर है, और जो कॉपर है वो भी एक कंडक्टर है, बट कंपैरेटिवली कॉपर उससे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो वैसे ही मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स नेचर में अवेलेबल है, ठीक है, और कुछ तो सिंथेटिकली हमने भी बनाए हैं। तो आपने जो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं एसिड, बेसिस, सॉल्ट, राइट। तो ये एसिड जो होते हैं, बेस जो होते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो या चाहे आपके मिनरल एसिड्स हो या मिनरल बेसिस हो, व्हाटएवर, या वीक हो या स्ट्रांग हो, तो जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, या जितने भी सॉल्ट हैं, ये अपने आप में खुद एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अपने आप में खुद क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। किस बेसिस पे हम इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में आपने वो पूरा एक सेटअप तैयार किया, आपके ग्रेफाइट के रॉड्स लगाए, यानी कि इलेक्ट्रोड्स लगाए, ठीक है, कनेक्शन वनेक्शन दिया, स्विच दिया, और आपने एक बल्ब लगाया 60 वॉट का। आप देख रहे हो कि 60 वॉट का जो बल्ब है जल ही नहीं रहा है, या जल रहा है तो बहुत धीरे 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 जल रहा है। कई बार होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जगह से हमारे घर में जो बिजली का
वोल्टेज होता है वो बहुत कम आ जाता है कभी कभार, तो जो लाइट्स होती हैं बहुत डिम 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 जलती हैं। मतलब जितनी उनकी पावर होती है लाइट को एमिट आउट करने की, उतनी पावर से वो लाइट एमिट आउट नहीं करती है, बहुत डिम 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 जलती हैं, राइट। अच्छा, और आपने देखा कि दूसरी जगह सेम वही 60 वॉट का आपने बल्ब लगाया है, लेकिन वो बल्ब तो अच्छा जल रहा है, एकदम तेज लाइट इमिट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? क्या बल्ब की क्वालिटी? नहीं, बल्ब हमने दोनों सेम कंपनी के यूज किए। क्या इलेक्ट्रोड पे, कुछ स्विच पे, क्या किस बात पे डिपेंड कर रहा है ये बल्ब की लाइट का एमिट करने वाला फैक्टर? वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने उस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा है जिसके अंदर आयंस हैं, वो आयंस ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले आयंस कहीं कम तो नहीं है। बराबर पता चले जिस बेचारे कंटेनर में बल्ब डिम डिम जल रहा है वहां पे तुम उम्मीद कर रहे हो कि होने चाहिए 50 आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, और है मान लो 3, तो बेचारे 3 आयन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंडक्ट कर पाएंगे? तो बल्ब भी फिर डिम जलेगा क्योंकि बल्ब को करंट ही कम मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कंटेनर के अंदर जिस लिक्विड को लिया गया है, जिस लिक्विड के अंदर वो रॉड्स को डिप किया गया है, उन रॉड्स के डिप होने वाला जो लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सॉरी, कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। अब आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, बात इस पर आ गई है कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होगी कि बुरे से कंडक्ट होगी, किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस कंटेनर में आयंस कितने। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला पार्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा पार्ट हो जाता है आप लोगों का वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को कहते हैं जो पानी में जाने के बाद, अब पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मेरे मुंह से तुम इस चैप्टर में ज्यादातर पानी 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 यही वर्ड सुनोगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि पानी को ही हम लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, राइट। जैसे अगर तुम्हें NaCl का सोल्यूशन बनाना है तो मैं बोलती हूँ पानी में NaCl को डिसॉल्व करो। हम बोलते हैं शुगर का सोल्यूशन बनाना है, ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाना है, हम बोलते हैं पानी में डिसॉल्व करो। बट वाई वी आर टेकिंग वाटर? बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैक्सिमम रिएक्शंस में जो हम सॉल्यूट यूज करते हैं वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। Therefore, we are taking in maximum cases water as our universal solvent. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि आप सॉल्वेंट के रूप में हमेशा वाटर ही लो। सॉल्वेंट के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, बट अगर आप किसी चीज को एक इलेक्ट्रोलाइट बनाना चाहते हो, अगर आप NaCl को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करना चाहते हो, तो तुम्हारे घर में जो डब्बे में नमक पड़ा हुआ है उस नमक को थोड़ी ना कंटेनर में डाल दोगे कि चलो नमक मैंने तुम्हें डाल दिया कंटेनर में इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, अब तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो। वो नमक नहीं करेगा। वो नमक क्या बोलेगा, मेरा पहले तुम सोल्यूशन बनाओ वाटर में, उसके बाद मेरे को कंटेनर में उस सोल्यूशन को ऐड करो तो मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूंगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन होता है वही सोल्यूशन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कोई नई बला का नाम नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट वही आपकी पुरानी चिड़िया है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, आप लोगों का एक सोल्यूशन बनाएगा, वो सोल्यूशन ही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट, अगर उस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी है तो। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी कैसे आएगी? अगर वो सोल्यूशन, अब वो सोल्यूशन के अंदर एबिलिटी कहां से आएगी? तो अब वो एबिलिटी देखो ऐसे आती है, जब हम किसी भी सॉल्यूट को, ठीक है, जब हम किसी भी सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट में जाने के बाद वहां एक प्रोसेस शुरू होती है जिसको आपने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है। अगर वो सॉल्वेंट पानी है तो वहां पे आप लोगों की एक प्रोसेस शुरू होती है जिसको हम लोग कहते हैं आपका हाइड्रेशन। ठीक है, वहां पे एक प्रोसेस शुरू हो जाती है हाइड्रेशन। अच्छा, और उसके बाद अगर आप लोगों का सॉल्वेंट पानी नहीं है तो ऐसे केस में वहां पे जो प्रोसेस शुरू हो जाती है वो है सॉल्वेशन। यानी कि सॉल्यूट जो होता है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद, अब सॉल्वेंट कोई भी नहीं चलेगा, आपको पोलर सॉल्वेंट लेना है।
ठीक है, आपको कैसा सॉल्वेंट लेना है, पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर क्या होता है डायपोल मोमेंट में सीखा है, आपको पोलर सॉल्वेंट लेना है। आप सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हो, तो पोलर सॉल्वेंट पे जाने के बाद सॉल्यूट के अंदर में जो आयंस होते हैं, ठीक है, इनिशियली आपके सॉल्यूट के अंदर में जो कैटायन है और जो अनायन है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो NaCl है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 850 डिग्री सेल्सियस है ना। अगर तो मेल्टिंग पॉइंट 850 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर तुम्हें उसके अंदर से कैटायन और अनायन अलग करना है तो यू हैव टू गिव अ टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 850 डिग्री सेल्सियस। ये कौन देगा? ऐसे 850 डिग्री सेल्सियस में आप उसको मेल्ट करके उसके आयंस निकालोगे और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे, इट इज़ अ वेरी बैड आइडिया। सो देयरफॉर हम क्या करते हैं, बहुत ही बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं। हम सॉल्यूट को किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं। आफ्टर एडिंग इट इनटू अ पोलर सॉल्वेंट, वो क्या होता है, तुरंत अपने अंदर से क्या करता है, आयंस क्रिएट करके देता है। तुरंत अपने अंदर से क्या कर देता है, वो आयंस क्रिएट करके देता है, ठीक है। जो सॉल्यूट अपने आयंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, मैं NaCl के रिस्पेक्ट में बात करी, 850 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मांग रहा था, अब वो पानी में या किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट में जाते बराबर इंस्टेंटली या आफ्टर फ्यू टाइम या जैसे भी वो आयंस क्रिएट करता है, ठीक है। वो आयंस क्या करता है, क्रिएट करके आपको दे देता है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, एक पोलर सॉल्वेंट चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक पोलर सॉल्वेंट चाहिए। क्यों पोलर सॉल्वेंट चाहिए? क्योंकि केमिस्ट्री का नियम है, लाइक डिजोल्व लाइक। अगर आप सॉल्यूट ले रहे हो, अगर आपका सॉल्यूट आयोनिक है या फिर जैसा है कि जिसके पास चार्जेस हैं, तो उसको डिजोल्व करने के लिए आपको सॉल्वेंट भी ऐसा चाहिए जो खुद कैसा हो, या तो आयोनिक हो या फिर उसके अंदर डायपोल मोमेंट हो, यानी कि उसके अंदर चार्जेस हो, ठीक है। तो देयरफॉर व्हेनेवर यू डिजोल्व या add solute in a polar solvent, then after going into a polar solvent, solute dissociates into corresponding cation and anion, वो अलग हो जाता है, ठीक है। उसका जो लैटिस है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, आप लैटिस वर्ड इससे पहले भी आपने सुना है पुराने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में, आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में या फिर पीरियोडिसिटी में, ये पीरियोडिसिटी में ये मैंने सिखाया है, ठीक है, पीरियोडिसिटी में सिखाया है। तो लैटिस एनर्जी, राइट, लैटिस एनर्जी, उसके कैटायन और अनायन को अलग करने के लिए हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो जो उसका पर्टिकुलर लैटिस होता है वो टूट जाता है, ठीक है। वो लैटिस एनर्जी वो लेता है, उस लैटिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो कैटायन और अनायन में टूट जाता है। फिर क्या होता है, कैटायन और अनायन के आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल्स उसको आके सराउंड कर लेते हैं, या फिर जो भी आप पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उसके मॉलिक्यूल्स उसको आके सराउंड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग अगर पानी यूज कर रहे हैं तो हाइड्रेशन कहते हैं, अदरवाइज सॉल्वेशन कहते हैं। ये सारी बातचीत आपने पुराने चैप्टर नंबर 3 में की हुई है, सो उसके डिटेल में हम नहीं घुस रहे। तो इस तरीके से आपके आयंस क्रिएट हो जाते हैं और यही आयंस फिर आगे जाके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के पास आयंस बनेंगे कब, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के पास आयंस बनेंगे तो ये आयंस कैसे बनेंगे, जब आप एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में डाल रहे हो, और वो सॉल्वेंट आपके पास कैसा होना चाहिए, आपके पास पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी वो आयंस क्रिएट करेगा। अब मान लेते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, हमें रीजंस में नहीं घुसना है, रीजंस के लिए आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, किसी वजह से कोई इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयंस क्रिएट नहीं कर पाया, ठीक है, किसी भी रीजंस की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा आयंस क्रिएट नहीं कर पाया, तो ऐसे में जब वो ज्यादा आयंस नहीं क्रिएट कर पा रहा है तो बेचारा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, और जब वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को कहोगे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनमें आयंस की क्वांटिटी कम है, ठीक है, जिनमें आयंस की क्या है, क्वांटिटी कम है। क्यों कम है उसमें हमको नहीं घुसना है, क्या रीजन है क्या नहीं है, दैट इज नॉट अ पार्ट राइट नाउ, बट लेस आयंस है। अब लेस आयंस की वजह से उसमें जो कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी भी उसकी कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी वो भी लेस है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बहुत ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं
तो वो हो गया आप लोगों का, ठीक है। और ऐसे में उसकी कंडक्टिविटी भी उन आयंस की वजह से ज़्यादा होगी, सो देयरफॉर दे विल बी टर्म्ड एज आप लोगों का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये तुम्हें पता चल गया। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन, दिमाग में इमेजिन करो तुम्हारे पास NaCl है, तुम एक NaCl से क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये मेरा रफ पेज है, ये मेरा रफ पेज है, इसमें मैं सारी चीज़ें तुम्हें समझा रही हूँ। अगर मान लेते हैं आपके पास एक NaCl है, आप एक NaCl से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाए। तो ऐसे में जब एक NaCl का मॉलिक्यूल आपका टूटेगा तो उस एक मॉलिक्यूल से आपके पास कितने आयंस क्रिएट होंगे? 2 आयंस क्रिएट होंगे। तो ऐसे में अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आपके पास 50 NaCl है, तो 50 NaCl से आप यही उम्मीद करोगे ना कि 50 Na पॉजिटिव और 50 Cl नेगेटिव बने, यानी कि 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl विल गिव यू 100 आयंस, ठीक है, बोथ कैटायन एंड अनायन, राइट। आप ये उम्मीद करोगे। बट मान लेते हैं NaCl ने 100 आयन की बजाय 20 आयन दिए, तो आप क्या बोलोगे? यार तेरा ना आयोनाइजेशन ठीक से नहीं हुआ। आयोनाइजेशन मतलब तू ठीक से टूटा नहीं, तेरा सिर्फ 20% टूटा, बाकी 80% तो तेरा डिसोशिएट हुआ ही नहीं। तो होता ऐसा है कि ज्यादा आयंस तब प्रोड्यूस होते हैं जब एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर से, या फिर जो सॉल्यूट जिसके अंदर से आयंस प्रोड्यूस होने वाले होते हैं, वो अच्छे से डिसोशिएट हो जाए, ठीक है, अच्छे से क्या हो जाए? डिसोशिएट हो जाए। अब क्योंकि ये चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम का है, आयंस के लिए है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे डिसोशिएट वर्ड को ना यूज करते हुए आयोनाइज वर्ड यूज करेंगे। कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही स्ट्रांग है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा आयंस है। अब अगर उसके पास ज्यादा आयंस है तो इसका मतलब क्या है? कि उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में जो सॉल्यूट है, ठीक है, उस सॉल्यूट को जब आपने उस पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाला, यूजुअली हमारा पोलर सॉल्वेंट वाटर रहेगा, बट मैं वाटर को एम्फेसाइज नहीं करना चाह रही हूँ, नहीं तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाटर के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाला और पोलर सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद यदि वो सॉल्यूट, ठीक है, यदि वो सॉल्यूट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो आपका ज्यादा अच्छे से आयोनाइज हो पाता है। मतलब आप उम्मीद कर रहे हो 100 आयंस बनेंगे और उसने आपको बना के दिए 98 आयंस, 99 आयंस, ऐसा, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे कि हाँ तुम हमारा कौन सा हो? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। और ऐसे में आप ये मानकर चलते हो कि जो DOI है, देखो लास्ट चैप्टर में हम लोग क्या बोलते थे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस चैप्टर में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना बोलकर हम बोलेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। खत्म। क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल डिसोशिएट होके कुछ दूसरे मॉलिक्यूल नहीं बना रहे, यहाँ पे मॉलिक्यूल डिसोशिएट होके आयंस बना रहे हैं। सो देयरफॉर वी विल कॉल इट एज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सिर्फ नाम बदल रहा है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, या जो बेसिक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनटू 100, अगर परसेंटेज में निकाल रहे हो वो सब सेम रहेगा, सिर्फ नाम डिसोसिएशन की वजह आयनाइजेशन ले रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है ना, ये आप कह सकते हो कि आपका ऑलमोस्ट कितना है? 100% है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूंगी कि 100 Cl नेगेटिव के बदले मान लेते 99 Cl नेगेटिव आपके क्रिएट हुए, तो मैं क्या कहूंगी? यार इसका तो DODI बहुत अच्छा है, तो 100% ही ऑलमोस्ट आ गया। फिर अगर मान लेते कोई क्रिकेटर 99 पे आउट हो जाता है, वो बोलता है यार ऑलमोस्ट 100 बन ही गया, जैसे एक रन से रह गया, तो ऑलमोस्ट इसका 100% रहता है। 99.9999 भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में ना बोलो तो आप ये भी कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली इसका DOI कितना रहता है? 1, ठीक है। अब अगर यही सेम बातचीत, यही सेम आर्ग्यूमेंट अगर हम लोग यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है कि जब आप उस सॉल्यूट को किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डालोगे, तो पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद वो बेचारा सॉल्यूट अपने अंदर से ना आयंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है,
क्यों नहीं कर पा रहा है वो अभी नहीं सोचना, बट वो कर नहीं पा रहा, उससे आयंस उसके अंदर से निकल नहीं रहे हैं ना, निकल नहीं पा रहे हैं, आयंस निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पे वर्ड यूज करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनके सॉल्यूट को पानी में या फिर किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट में डालने के बाद भी वो लोग कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, या फिर उनका आयोनाइजेशन बहुत बहुत कम होता है। हो सकता है 1%, हो सकता है 2%, हो सकता है 0.003%, या फिर कम रहेगा। ठीक है, उनके इसमें क्या रहेगा, वो आपका कम रहेगा, बराबर। उनके इसमें क्या रहेगा, ये चीज कम रहेगी, बराबर। उनके इसमें ये चीज कम रहेगी, बहुत बहुत कम रहेगी। ठीक है, मतलब आपने उम्मीद की कि 100 मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो 200 आयंस बनने चाहिए या 300 आयंस बनने चाहिए, और बन रहे हैं, लो बताओ 10, 12, 13, है ना। यानी कि आयंस कम बने और वो चीज मॉलिक्यूल के फॉर्म में, अनडिसोशिएटेड फॉर्म में वैसी की वैसी ही रह गई। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उनके अंदर में से आयन निकलता ही नहीं है, आयंस पैदा होते ही नहीं है उन लोगों से। क्यों नहीं होते आयंस, क्यों नहीं निकल रहे? सोचो, जस्ट इमेजिन कि अगर आप लोगों को मैं एक मॉलिक्यूल दूं AB, जिसको आपको तोड़कर A पॉजिटिव और B निगेटिव बनाना है। अब अगर मैं ये कहूंगी कि उसको अपने अंदर में से A पॉजिटिव और B निगेटिव निकालने में दिक्कत हो रही है, तो उसको दिक्कत क्यों हो रही है, मतलब रीजन क्या है उस दिक्कत का? उस दिक्कत का सिर्फ और सिर्फ ये एक रीजन है कि वो जो कैटायन और वो जो अनायन जो मतलब चिपक कर AB मॉलिक्यूल जिन्होंने क्रिएट किया है, उस A प्लस और उस B निगेटिव के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद हम उम्मीद कर रहे थे ना कि A प्लस और B निगेटिव अलग हो जाना चाहिए, है ना, उनका लैटिस टूट जाना चाहिए। उस लैटिस को टूटे, अपने आप तो टूटेगा नहीं, आप लैटिस एनर्जी मिलती है उसको, तो वो लैटिस एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि उस ताकतवर वाले बॉन्ड को वो क्या कर पाए, तोड़ पाए। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, या फिर आप उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट के अंदर में जो आयंस हैं, उन आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या है, जबरदस्त ज्यादा है। तो इन केस इफ एनीबडी आस्क यू कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई लेना देना है, तो बिल्कुल है। अगर कोई चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि हाँ, इसका मतलब जो लैटिस है, लैटिस का मतलब NaCl क्या है, एक यूनिट है ना जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में अच्छे से चिपक के हैं, तो वैसे तो जो लैटिस है, उस लैटिस के अंदर में जो आयंस है, करस्पॉन्डिंग आयंस हैं, उन करस्पॉन्डिंग आयंस के इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, आप लोगों का हाई है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वहां पे हाई है। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से वो क्या नहीं हो पा रहे, अलग नहीं हो पा रहे, वो क्या नहीं हो पा रहे, अलग नहीं हो पा रहे। और इसी का वाइस वर्सा कि अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके पास बहुत सारे आयंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके लैटिस के अंदर में जो करस्पॉन्डिंग आयंस हैं, जो पॉजिटिव आयन होगा, जो निगेटिव आयन होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। तभी तो उसने अपना आयन पटाख से लूज कर दिया और लूज करके तुमको दे दिया और तुमने उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा ली। ठीक है, अच्छा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनके इसमें जो DOI होता है, आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हे भगवान, ये बहुत 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 कम होता है एज कंपेयर टू 1। हो सकता है 1%, हो सकता है 2%, हो सकता है 12%, हो सकता है 0.005%, कुछ भी हो सकता है, बट ये बहुत ही आप लोगों का कैसा रहता है, कम। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर एक छोटा सा प्रवचन था। एक और प्रवचन इसमें ऐड कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। देखो, एग्जाम्पल्स में ये कहूंगी, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तुम जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने बता देती हूँ, दिमाग में याद रखना। ठीक है, नहीं रहने दो, लिख ही देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने उठा लिया HCl को, HBr को, HI को। ठीक है, दीज आर दे आर इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
अब ऐसे में आपके पास H2SO4 ये भी एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में है। HNO3 भी है, लेकिन आपके पास जो ये एसिड होते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH या फिर बाकी एसिड लाइक ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज ऑर्गेनिक एसिड्स आर टर्म्ड एज वीक एसिड्स। अब क्योंकि ये वीक एसिड्स हैं देयरफॉर दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, आप लोगों के वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इवन आपके पास जो ये वाला एसिड है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये भी आपका वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड ये वीक एसिड है। हाँ, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 ये वीक है। नाइट्रस एसिड HNO2 ये वीक एसिड है। और इवन HF आपका एक वीक एसिड है। अब HF आपका वीक एसिड क्यों है, इस चीज को हम लोगों ने 2 बार पढ़ा है। एक बार पीरियोडिसिटी में पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक के दौरान, और एक बार केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ओवरलैपिंग के कंसेप्ट के दौरान। तो अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो इसको जाके आज रिवाइज कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये लोग आपके किस कैटेगरी में आएंगे, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में। सिमिलरली आपके पास जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रहेंगे, और जो आपके पास वीक बेस हैं वो वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में कौन आ जाएगा, जैसे NaOH आ गया। ठीक है, आपके पास BaOH2 आ गया। इनको उठा के रख लो आप आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। लेकिन जो बेचारे आपके वीक होते हैं, ठीक है, जैसे NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो आपके सॉल्ट होते हैं, अब देखो सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग वीक के बेसिस पे मैं क्लासीफाई नहीं कर रही हूँ। जो आपके सॉल्ट हो गए जैसे AgNO3 इट इज इंक्लूडेड इन अ केस ऑफ आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCN इट इज इंक्लूडेड इन अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक, में अभी पढ़ोगे आगे। और वैसे इसमें मेरे पढ़ाने का कुछ है ही नहीं, तुम खुद सोचो ये सॉल्ट बना कैसे। NO3 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब इसमें एक कंपोनेंट तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग है ना। अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बन रहा है, अब किसी को अगर मेरा ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारी 10th और 9th बर्बाद है, मैं बता दे रही हूँ। 10th में CBSE में एसिड बेस चैप्टर था, उसके अंतर्गत सॉल्ट एक टॉपिक था। तो सॉल्ट टॉपिक में आपको ये अवश्य सिखाया गया होगा कि सॉल्ट होता क्या है, एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, उसको हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट 4 प्रकार के रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला, वीक एसिड वीक बेस से बनने वाला, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से। तो अगर किसी भी सॉल्ट का एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है या दोनों पार्ट भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल वो सॉल्ट को आप स्ट्रॉन्ग जैसे ट्रीट करोगे। ठीक है, बट अगर दोनों ही वीक है, उसका एक पार्ट जो एसिड से आया है वो एसिड भी वीक है, और जो एक पार्ट बेस से है वो पार्ट भी वीक है, तो ऐसे में ओवरऑल वो सॉल्ट भी वीक माना जाता है। ठीक है, अभी हम उस 10th में नहीं घुस रहे। और स्टेट बोर्ड वालों को ये चीज़ 9th क्लास में होती है, 10th CBSE से भी 1 साल पहले पढ़ के बैठे होते हैं। तो अगर ये बेसिक बातें अगर नहीं पता है, मतलब 9th पूरी डूबी हुई है एकदम, या 10th पूरी डूबी हुई है, या पूरा तुम गधे हो कि किसी ने तुम्हें पढ़ाया भी है लेकिन तुम भूल गए हो। AgNO3 NaCN दीज आर इंक्लूडेड इन द केस ऑफ आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा आपके पास जो ये गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया गैस, ठीक है, ये आप लोगों के किस में इंक्लूड हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो पहले हमारा आज का टॉपिक था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा। दूसरा हमारा टॉपिक था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट क्या होता है, वो हमने पढ़ा। बराबर। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोलाइट में और कुछ नहीं बचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, एक और है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यार नॉन इलेक्ट्रोलाइट को फिर मैं किस तरीके से बताऊं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मैं ऐसे बता सकती हूँ कि कोई भी आपका जो सोल्यूशन होता है, कोई भी सोल्यूशन, ठीक है, कोई भी एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर से यदि बिजली कंडक्ट हो रही है तो होने वाले को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जिस बेचारे के अंदर में से बिजली कंडक्ट हो ही नहीं रही है, अब जैसे घर में शक्कर और पानी का सोल्यूशन तैयार करो और उसका एक सर्किट बनाओ और उससे बल्ब जलाने की कोशिश करो, नहीं होगा। दैट सॉल्यूशंस आर टर्म्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कंडक्टिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं,
कम करते हैं ज़्यादा करते हैं वो सब मत सोचो, बट कम से कम करते तो हैं, है ना, फेल तो नहीं होते, पढ़ाई करते तो हो, कुछ तो करते हो, भले ही बाउंड्री पास होते हो कुछ तो करते हो। वैसे बाउंड्री पास होना कोई गर्व की बात नहीं है, ठीक है। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, फिर बाद में अगर कोई चीज़ कंडक्टिंग होती है तो उस कंडक्टिंग वाली चीज़ को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं। पहली कैटेगरी होती है हम लोगों की स्ट्रॉन्ग वाले की, और दूसरी कैटेगरी होती है हम लोगों के पास वीक वाले की। बराबर, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा हमारे पास क्या होता है, वीक। इस प्रकार से तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो हमें पढ़ना ही नहीं है पूरे चैप्टर में, हमें इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे। तो हमको यहाँ पे इस साल जो स्टडी करनी है हमारे चैप्टर में वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की करनी है। क्यों आयोनिक इक्विलिब्रियम में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी क्यों की जाती है, स्ट्रॉन्ग की नहीं। वैसे स्ट्रॉन्ग के बारे में भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग के बारे में कुछ पढ़ाई ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग को भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में आप जितने भी न्यूमेरिकल्स आप टैकल करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले, उन इक्विलिब्रियम में आपको क्या दिखेगा, ज़्यादातर एक वीक एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको एक वीक एसिड देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा आपको एक वीक एसिड देखने को मिलेगा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, देखो उसका रीज़न समझते हैं। क्वेश्चंस आएंगे तो उस वक्त वीक दिया है कि स्ट्रॉन्ग दिया है उससे मतलब ही नहीं रखना है, क्वेश्चन वाले ने जो दिया है सो है। लेकिन अगर हम लोग इसमें बातचीत करें कि वीक ही क्यों, तो ध्यान से समझेंगे स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं तुमसे कहूँगी आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं जानती हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइजेशन करता है। 100% आयोनाइजेशन का मतलब है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी होंगे, ऑल मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं आपके किस में, आयंस में, ठीक है। वो रखता ही नहीं है अपने पास किसी भी मॉलिक्यूल को, सारे मॉलिक्यूल को वो कन्वर्ट कर देगा किस में, आयंस में, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जांपल आपके पास AB एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो अब ऐसे में होगा कैसा, जब आपके पास रिएक्शन शुरू हुई, 2 मिनट, A पॉजिटिव और B नेगेटिव, जब आपके पास रिएक्शन शुरू हुई एट T=0, तो आपके पास AB 100 था और ऑब्वियसली दोनों 0 थे। फिर जब आप पहुंचे T= इक्विलिब्रियम तक, तो आपके पास ये 0 हो गए और ये दोनों मान लो 100 हो गए। तो अब जो तुम पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो, पिछले चैप्टर में इतना तो सीखा है ना कि इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होती है जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो। अब क्योंकि आपका रिएक्टेंट 100% डिसोशिएट हो जाता है और 100% डिसोशिएट होकर प्रोडक्ट बना लेता है, मतलब उसके पास प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, उसके पास तो रिएक्टेंट है ही नहीं, तो कहाँ की इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर उसका डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब 99.9999%, तो ऐसे 99.99% वाले डिसोसिएशन में, आयनाइजेशन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ही नहीं होती। 80% है तो काफ़ी हद तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी, बट अगर 99.9999% डिसोसिएशन हो गया, 100% डिसोसिएशन हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, तो वहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं होती, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चाहिए। और अगर 100% डिसोसिएशन हो चुका है, इसका मतलब रिएक्टेंट तो है ही नहीं आपके पास, तो कहाँ है कि इक्विलिब्रियम। लेकिन अब अगर वहीं पे अपन बातचीत करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो आपके पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का देखो हिसाब किताब चलता है कुछ इस प्रकार से कि जब रिएक्शन शुरू हुई थी, दैट इज एट T=0, तो AB के आपके पास 100 पार्टिकल्स थे और उस वक्त इन दोनों के 0 होंगे। लेकिन अब रिएक्शन मान लो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की टुकुर टुकुर कोशिश कर रही है, या फिर रिएक्शन एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके रुक गई, तो उस रुकी हुई स्टेज पे जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपने ये पाया कि AB अभी आपके पास 25 है और ये दोनों आपके पास 75 है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास अभी रिएक्टेंट भी है, आपके पास अभी प्रोडक्ट भी है, आपके पास आयंस भी है और आपके पास क्या है, आपके पास अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल भी है, मतलब आपके पास मॉलिक्यूल भी है, आपके पास आयंस भी है इस पर्टिकुलर स्टेज पे। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, और ये इक्विलिब्रियम बहुत आसानी से स्टैब्लिश होता है यदि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे।
तो देयरफॉर इस चैप्टर में हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी करेंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स इजीली आयोनाइज हो जाते हैं 100% तक, उनके इसमें आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसीलिए आगे आप जो भी अभी पढ़ोगे, अभी फिलहाल कल तो हम लोग ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे, अभी टाइम है चीज़ों को पढ़ने में, अभी बहुत सारी थ्योरी आएगी, बहुत थ्योरी, हर दिन का टॉपिक एक छोटा छोटा थ्योरी वाला ही रहेगा, बहुत थ्योरी मतलब बहुत थ्योरी। तो इस थ्योरी में आज हमने पहली चीज़ सीखी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, खत्म, बराबर। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ लिया कि आयोनिक इक्विलिब्रियम हमें कहाँ देखने को मिलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे तुम्हें एक नोट बताना है, इस नोट को ना तुम्हें असर्शन रीजनिंग में कभी आ सकता है, जिस चीज को आज का टेस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 7 का देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम लोग नोट्स वोट्स देखने वाले लोगों में से तुम हो नहीं, है ना। अगर नोट्स देखते तो आज थर्मोडायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम में इतना बड़ा अंडा नहीं देते। देखो नोट्स आपके ये हैं। पॉइंट नंबर 1, मान लेते हैं आपके पास नमक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। नमक को आपने कहा पानी में डिसॉल्व करो, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन अब उसी नमक को, ठीक है, ब्रांड भी वही ले रहे हैं, टाटा सॉल्ट, ठीक है, तो टाटा सॉल्ट को अब तुम डिसॉल्व करो तेल में, क्या अब वो होगा, नहीं, थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ेगा। तुम बोलते हो कि अच्छा अब डिसॉल्व करता हूं मैं कैरोसिन में, डीजल में, क्या वो जिस तरीके से पानी के साथ डिसॉल्व हो रहा था, क्या उतने ही अच्छे एक्सटेंट पे क्या वो आपका डिसॉल्व हो पाएगा, किसके साथ, आपके ऑयल वगैरह के साथ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा ऑयल वगैरह के साथ वो डिसॉल्व, अरे लाइक डिसॉल्व लाइक का नियम ब्रेक हो रहा है ना, बराबर, लाइक डिसॉल्व लाइक का नियम ब्रेक हो रहा है, क्योंकि डीजल नॉन पोलर है और हम जो नमक यूज कर रहे हैं वो पोलर है, तो कैसे डिसॉल्व होगा। तो अगर मैं तुमसे ये कहूंगी कि नमक ने डीजल में अंदर जाने के बाद कितने आयंस प्रोड्यूस किए, तो बोलोगे मुश्किल से एक भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर डीजल की नजर से देखोगे तो नमक आपका एक गंदा इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों, या फिर गंदा सॉल्यूट है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, वो एक गंदा इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर पानी की नजर से देखोगे तो लाइक डिसॉल्व लाइक का नियम फॉलो हो रहा है, और क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक का नियम फॉलो हो रहा है तो आपका क्या कहते हैं, नमक पानी की नजर से एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। तो कोई भी सब्सटेंस एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट एक बुरा इलेक्ट्रोलाइट जन्म से नहीं होता, ठीक है, आप उसको किस सॉल्वेंट में डाल रहे हो, वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है कि वो आपका एक बुरा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सॉल्वेंट किस प्रकार का है वो डिसाइड करता है। सॉल्वेंट ने अगर उसको तोड़ा तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, और अगर सॉल्वेंट उसको नहीं तोड़ पाया तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट को आप बोलोगे कि HCl, क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो इसीलिए तुम हमेशा जिंदगी भर के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे रहोगे, ऐसा नहीं है। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे तभी रहेगा जब आप उसको पानी में डिसॉल्व कर रहे हो। ये जो हमने ऊपर एग्जांपल्स लिखे हैं ना, ये पूरे एग्जांपल्स किसके रेफरेंस में लिखे हैं, व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर आप वाटर उनका मीडियम बदल दो तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बताओ, वो हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अब ना रहे। तो कोई भी अगर ऐसा कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट एक एब्सोल्यूट टर्म है, ये एक पत्थर की लकीर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग के जैसे भी बिहेव कर सकता है और वो एक वीक के जैसे भी बिहेव कर सकता है। बात इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किस में किया है। ठीक है, हो सकता है किसी एक मीडियम में आपको वो चीज एज अ स्ट्रॉन्ग दिख रही हो, बट हो सकता है किसी दूसरे मीडियम में जब आप उसको डिसॉल्व करने लेकर जाओ तो आपको वो कैसा दिखे, एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको दिखे। ठीक है, किसी दूसरे सॉल्वेंट में।
तो ये एक कैसा टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है, स्ट्रॉन्ग वीक, ठीक है। ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग हो तो तुम हो, तुम वीक हो तो तुम वीक हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अभी इस पूरे चैप्टर में हम लोगों का सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, आप लोगों का क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग या वीक की बातचीत करेंगे, हम किसके रिस्पेक्ट में बातचीत करेंगे, आपके पानी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। चलो अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को रोकेंगे, फिर कल हम लोग ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे। तो देखिए टॉपिक आपका बहुत ही सिंपल सा है, इससे पहले आपने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। टॉपिक है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। देखो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था, सेम वही चीज है, बस यहाँ पे डिसोसिएशन के बदले हम आयोनाइजेशन वाले वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले चैप्टर में होता कैसा था, लास्ट चैप्टर में आपके पास एक मॉलिक्यूल होता था, रफ पेज में जाओ, जैसे PCl3 एक मॉलिक्यूल है, वो डिसोशिएट होकर अपने जैसे और दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को पैदा करता था, उनका जन्म होता था। लेकिन अब इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। इस चैप्टर में आपके पास एक मॉलिक्यूल होगा तो सही रिएक्टेंट में, लेकिन जब वो डिसोशिएट होगा तो डिसोशिएट होने के बाद, टूटने के बाद, वो अपने अंदर में से मॉलिक्यूल पैदा नहीं कर रहा है, वो अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आयंस। सो देयरफॉर हमने यहाँ पे उसका नामकरण कर दिया। हमने उसका नामकरण क्या कर दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि DOD के बाद हमने उसका नामकरण करके उसको लिख दिया DOI। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के जो जो फॉर्मूले, जो जो कंसेप्ट्स आपने इससे पहले पढ़े थे वो चेंज ना हुए हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। वो अभी भी वैसे के वैसे ही है, याद रखना, उनमें कोई भी अंतर नहीं आया है, ठीक है। वो वैसे के वैसे ही। जैसे कि बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन से सिंबल से डिनोट करते थे, अल्फा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को भी किस सिंबल से डिनोट करेंगे, अल्फा। अल्फा क्या होता था, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोशिएट हुए, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने कितने मोल्स इनिशियली लिए थे, ठीक है। ये वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, नो चेंज, ठीक है। कोई चेंज नहीं है कि आपने इनिशियली कितने मोल्स लिए थे और आपके पास कितने मोल्स टूट गए, तो उन दोनों का जो रेशियो है वही आपका क्या कहलाता है, अल्फा। खत्म। अब हमको यहाँ पे एक चीज बस पढ़नी है, वो ये कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से आप लोगों का DOI अफेक्ट होता है। स्पेलिंग्स वगैरह देख लेना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो एक फैक्टर पे तो देखो अभी मैंने ही बातचीत कर ली। पहला फैक्टर जो अभी अभी मैंने तुमसे बताया कि हो सकता है नमक को तुम यदि पानी में डालो तो पानी में डालने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि यार नमक तो बहुत अच्छा वाला क्या कहते हैं, क्या व्हाट वी से, इलेक्ट्रोलाइट है। बट अगर तुम हो सकता है उसी नमक को डीजल में डालो तो तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं यार नमक, तुम तो ज़्यादा पार्टिकल क्रिएट कर नहीं पा रहे हो, तुम तो एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो। तो यानी कि सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि नमक टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ज़्यादा टूटेगा कि कम टूटेगा, टूटेगा तो कितना % टूटेगा। इट इज़ द सॉल्वेंट हु डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग, ठीक है, कितना ब्रेक होगा ये डिसाइड कौन कर रहा है, सॉल्वेंट डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है, सॉल्वेंट डिसाइड कर रहा है। तो पहला फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर जो डिसाइड करता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितनी होगी, वो होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अल्फा किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ में आपका अल्फा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब मान लेते हैं नमक जो है पानी में डाला, शक्कर है वो भी पानी में डाली, अब तो बोलो सॉल्वेंट सेम है, लेकिन किस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नमक में। शक्कर वाले में होगी क्या, नहीं। क्यों, सॉल्वेंट तो सेम है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि नमक टूटना चाहता है, शक्कर करस्पॉन्डिंग आयंस में नहीं टूट सकती। क्यों नहीं टूट सकती, कोवैलेंट कंपाउंड है, 10वीं का सिलेबस है ना, कोवैलेंट कंपाउंड है शक्कर, कार्बन कंपाउंड है कोवैलेंट, कार्बन कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। तो
आपका इलेक्ट्रोलाइट टूटना चाहता है कि नहीं चाहता है, इस पे भी बात निर्भर करती है। और इस पे भी करती है कि आपने जिस सॉल्वेंट पे डाला क्या वो सॉल्वेंट उसको तोड़ पा रहा है कि नहीं तोड़ पा रहा है। बराबर, ठीक है। अच्छा, क्या कोई तीसरा फैक्टर है? ऑब्वियसली तीसरा फैक्टर हमेशा जिंदाबाद, टेम्परेचर। तुम खुद सोचो, जिस गुलाब जामुन को तुम गप गप खाते हो उसकी जो चाशनी हो कैसी बनाई जाती है? आप गर्म पानी में शक्कर डिजोल्व करते हो, मैंने तो बनाई नहीं है कभी, बट इतना बेसिक शायद आइडिया है। सिरप, शुगर सिरप है ना, कई बार हम लोगों ने लैब वगैरह में बनाया है शुगर सिरप। तो ये जो शुगर सिरप होते हैं, गर्म पानी में आप शक्कर डालते हो, शक्कर को घोलते हो, फिर आपकी चाशनी बनती है, उसी में गुलाब जामुन और रसगुल्ले को डिप किया जाता है और उसे खाया जाता है बाद में, राइट। तो इससे क्या सीख मिलती है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपके टेम्परेचर बढ़ाने से जो शक्कर है वो उस पर्टिकुलर पानी में बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज तुम घर पे करके देखना कि तुम्हें मान लेते हैं आमरस बनाने का मन किया, तुमने एक तपेली ली, उसमें पानी और शक्कर डाला और बैठ के चम्मच से गोल 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 डिसॉल्व करते रहो। इससे क्या होगा? आपकी शक्कर डिसॉल्व होती है क्या? नहीं होती है। ध्यान रखना, किचन में तुम्हारी मम्मी, एटलीस्ट मेरी मम्मी ने तो मुझे ये चीज़ बताई थी जब भी आमरस बनाते वक्त, कि जब भी आप शक्कर डिसॉल्व करो तो ऐसा नहीं कि हमको आमरस या कोई भी दूसरा जूस ठंडा ठंडा पीना है, लेमन जूस, तो ठंडे ठंडे पानी में शक्कर डिसॉल्व करने चले गए। पहले नॉर्मल पानी लो, नॉर्मल पानी में पहले शक्कर को डिसॉल्व कर लो, जितनी भी आपको डिसॉल्व करनी है, 6 चम्मच 10 चम्मच जितनी भी, और फिर आप अपना ठंडा पानी ऐड करो। क्योंकि पानी जब ठंडा रहता है ना, तो ठंडे पानी की वजह से शक्कर की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। बराबर, शक्कर की सॉल्युबिलिटी या किसी दूसरी चीज़ की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी भी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? डिसॉल्व होना एक तरीके से, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम शक्कर के रिस्पेक्ट में नहीं बोलते हैं। होता ऐसा है कि जैसे सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वैसे ही आप लोगों का जो डिसोसिएशन है या फिर आप कह सकते हो जो आयोनाइजेशन है, ये आयोनाइजेशन भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अब एंडोथर्मिक तो समझता ही है ना, अगर कोई रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आप लोगों का जो अल्फा होता है, यानी कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मैं यहाँ पे दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं तो मैं इसको मैं DOI लिख देती हूँ। DOI का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर के साथ। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपका पर्टिकुलर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, ठीक है। चौथा कोई टॉपिक है क्या? चौथा कोई फैक्टर है जिसपे ये अल्फा डिपेंड करता है? हाँ, चौथा टॉपिक भी है। चौथा टॉपिक लेकिन हमको अभी नहीं पढ़ना है, चौथा टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। वो रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट को जब आपने सॉल्वेंट में डाल दिया तो डाल देने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे कि एक गिलास है मेरे पास, एक गिलास है तुम्हारे पास, हम दोनों ने ग्लास भर के पानी भर लिया। मैंने अपने इसमें डाला 2 चम्मच नमक, तुमने अपने इसमें डाला 10 चम्मच नमक। फिर ऐसे में हमने एक थर्ड पर्सन को बुलाया, थर्ड पर्सन को बोला कि दोनों ग्लास से एक एक सिप मारो। तो पहला पर्सन बोलेगा कि अरे यार पहला ग्लास तो मैं पी पाया, दूसरे ग्लास में तो इतनी गंदा नमक है, इतना सारा नमक है, खारा है, आई कैनॉट ड्रिंक। क्यों? क्या वो सोल्यूशन नहीं है? वो सोल्यूशन है, बट उसकी कंसंट्रेशन, उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन और सोल्यूशन पे भी आपका अल्फा यानी कि DOI या फिर कह सकते हो DOD डिपेंड करता है, जिससे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे इसको? अंडर ओसवाल्ड आपका डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में इस टॉपिक को हम देखेंगे। पांचवा फैक्टर जिस पे आपका DOI डिपेंड करता है वो होता है कॉमन आयन इफेक्ट। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट। बोर्ड एग्जाम वालों का तो यार ये फेवरेट टॉपिक है, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट ये हम सीखेंगे आगे की क्लासेस में, अलग से एक हेडिंग डालकर के कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑन विच, ठीक है, आप लोग का DOI डिपेंड करता है। अरे बाप रे, श्रेयन बाबा अभी तक जगे हैं, 2 बजे रात के,
कुछ तो उसने लिखा है श्रेयन, कैसे तुम ऐसा कह सकते हो कि एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इंक्रीज होता है? मैंने कहाँ लिखवाया है नोट्स में, बताओ। मैंने तो वो तुम्हें जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में तो दिखाया भी है ना कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का वो क्या कहते हैं पेज जहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, तो उस नोट्स को और दूसरे नोट्स को आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा टॉपिक खत्म होता है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है और कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर कल हम लोग ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से अपनी शुरुआत करेंगे, या प्रोबेबली कल हम लोग अरहेनियस थ्योरी पढ़ेंगे, नॉट ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पहले हम अरहेनियस थ्योरी पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस की। आप जो बचपन से पढ़ते आए हो ना कि एसिड मतलब ये, बेस मतलब वो, तो कल वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, एसिड और बेस को क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड बेस क्या होता है, या फिर देखेंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये सारी चीज़ें हमको कल सीखनी है। प्रोबेबली कल ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ही पढ़ाऊंगी। और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये वो चैप्टर है जहाँ पे आप सीखोगे कि आपके 10th के कंसेप्ट के अलावा भी एसिड और बेस की दुनिया होती है। ठीक है, ये वो टॉपिक है, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा श्रेयन का मैसेज आ चुका है तो उसको भी बता देते हैं। उसने लिखा है क्या, 2 टाइम्स ऑफ NO2। 1 मिनट, चलो उसका देख लेते हैं वाली चीज़ क्या है। उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा है। ठीक है, पहले देखो क्या लिखा है, उसमें डाउट है। 2 टाइम्स ऑफ NO2 ये इक्विलिब्रियम में है N2O4 के साथ, डेल्टा H यहाँ पे निगेटिव दिया है, यानी कि ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। ओके, अब क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, छोड़ो, जब वो क्वेश्चन भेजेगा तब का तब देखेंगे। तुम्हारा आयोनिक इक्विलिब्रियम का खत्म हो चुका है। हाँ, आज की क्लास ऊपर कुछ क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं मैच द फॉलोइंग वाले, उसको अटेम्प्ट करके रखोगे और उसके जो आंसर क्या डिस्कशन